हेलो स्टूडेंट, आज से आप लोग का जो यूनिट सेकंड है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट सेकंड में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये हम लेके चलेंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो आपका हेरिडिटी है और दूसरा क्या है, वेरिएशन। अगर हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, पेरेंटल जो कैरेक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं, वो जनरेशन बाई जनरेशन क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी इज़ अ प्रोसेस इन विच बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स ट्रांसमिट टू जनरेशन बाई जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी क्रिया जिसमें माता पिता के जो लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में ट्रांसफ़र हों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में देखें तो बायोलॉजिकल ट्रेट्स जो इनहेरिट हो रहे हैं, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो आपका कहलाता है इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागत। ठीक है। और इसके बारे में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने आपको बताया उसका नाम आप सभी जानते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 to 1888। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये नाम आता है हेरिडिटी का फर्स्ट नेम। अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो सिंपल वे में अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ये जन्म लिया इन्होंने, और 28 ईयर में ये ब्रून शहर में ये चर्च थी जिसमें ये एज ए पादरी, एज ए फादर के रूप में वर्क करने लगे। क्योंकि इनके पिता जो थे उनको प्लांट से बहुत प्यार था, प्लांट से बहुत लव करते थे, तो वही नेचर इनके अंदर भी था और इनको भी गार्डनिंग का बहुत शौक था। तो इन्होंने अपने चर्च के पीछे जो ज़मीन थी उस ज़मीन पर इन्होंने गार्डन पी, जिसको हम मीठी मटर पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं, उस पर अपने इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। समझ गए? इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने अपने आनुवांशिकी नियम के अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्रॉस के अकॉर्डिंग जो ट्रेट्स थे उसको इन्होंने क्या किया, पब्लिश किया। और उस जितना भी इनका थ्योरीज थी उसको इन्होंने 1866 में ठीक ब्रून शहर के ही नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, इसमें इन्होंने इसको सबमिट कर दिया। अब लेकिन इनकी दुर्भाग्य की बात कह लीजिए कि इनमें उस समय ना तो क्रोमोसोम ना जीन, इनके बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो सीधी सी बात है कि उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके नियम को इग्नोर कर दिया और इनको मान्यता नहीं मिली। एक तरह से कह सकते हैं कि इनका जो भी वर्क था, जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया। ठीक है। इनके इस पब्लिकेशन के बाद लगभग 34 ईयर, 34 साल के बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट, एक थे मिस्टर डीब्रीज, एक थे कोरेंस और एक थे आपके शेरमैन। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया, री एक्सपेरिमेंट। और इनके जो रिजल्ट थे, जब इन्होंने
मेंडल के जो 1866 में जो इन्होंने अपनी थ्योरी सबमिट की थी, जब उससे इन्होंने टैली किया तो रिजल्ट कैसे थे? सेम थे। तो इस बिहाफ पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को उस समय मान्यता मिली और फिर इनको एक उपाधि से सम्मानित किया गया, और वो उपाधि आप सबको मालूम है क्या थी? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये इनको, ठीक है, पब्लिकेशन के 34 साल के बाद मिला, यानी कि इनकी जो मृत्यु थी वो 1888 में हुई और इनकी मृत्यु के बाद इनको उपाधि से सम्मानित किया गया। तो जीवित रहते इन्होंने जो भी वर्क किए उस वर्क को उतनी मान्यता, उतना रिस्पांस नहीं मिला जितना बाद में। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल मैंने आपको हिस्ट्री के रूप में थोड़ा सा समझा दिया कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हुए। अब देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो क्या आता है? हेरिडिटरी ट्रेट्स। अब सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं कि जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं वो माता पिता से संतानों में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। इनको हम कह सकते हैं जेनेटिक कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षण। अब देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम मैंगो के सीड को कल्टीवेट करते हैं, ज़मीन में ग्रो कराते हैं, तो उससे मैंगो ही निकलेगा, अमरूद तो निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सीड में जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो किसके लिए हैं? मैंगो के लिए हैं। इसीलिए जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफस्प्रिंग के लिए, वो किसके लिए होगा? मैंगो के लिए। इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, डॉग से डॉग, कैट से कैट, ह्यूमन से ह्यूमन, ठीक है, क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रेड्स की, तो इन ट्रेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी ट्रेड्स। ठीक है, अब देखो, अगर हम हेरिडिटरी ट्रेड्स की बात करते हैं तो ये जो हेरिडिटरी ट्रेड्स हैं ये आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है स्ट्रक्चरल, सेकंड होता है आपका मेंटल, थर्ड होता है फंक्शनल, और 4 होता है आपका क्या? स्पेशल। ये आपके होते हैं हेरिडिटरी ट्रेट्स। तो अगर हम पेरेंटल जनरेशन की बात करते हैं तो पेरेंटल जनरेशन में जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो वो मेन जो है वो इन 4 ट्रेट्स के होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया संरचनात्मक, इसमें बॉडी का जो लंबाई है, लेंथ, ठीक, कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, बालों का शेप हो गया, है ना, आई, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किसमें आती हैं? स्ट्रक्चरल में। मेंटल में आपका IQ लेवल होता है, ब्रेन पावर, ठीक, मेमोरी, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो एक विजडम पावर होती है वो, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? मेंटल में आती हैं। फंक्शनल में आपका आता है कार्य क्षमता, जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, वर्किंग कैपेसिटी, वो आपकी आती है फंक्शनल में। और लास्ट में जो स्पेशल है, ये एक्चुअली में ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो सारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। इसमें एक्चुअली में बहुत सारी हेरिडिटरी डिजीजेज होती हैं जो अगर मदर फादर में है तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नाम कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ांधता, ठीक है, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, ठीक है। तो ये सारी जो डिजीजेज हैं ये पेरेंट के द्वारा उनकी ऑफस्प्रिंग में क्या होती हैं? ट्रांसफ़र होती हैं। समझ गए? तो अगर हम हेरिडिटरी ट्रेट्स की बात करते हैं तो इतने ट्रेट्स आपके होते हैं मेन। अब अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं तो इन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो गार्डन पी पे थे, मीठी मटर पे थे, आप सभी जानते हैं। और जो अगर हम गार्डन पी की बात करें, ठीक,
तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जो मेंडल हैं उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो मटर पर ही क्यों किए। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और छोटे क्लासों में भी आप इसको पढ़ के आए होंगे। तो एक थोड़ा सा जनरल वे में आपको बता देते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में भी 1 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप इसको समझ लें। तो अगर आपसे ये कोई कहे कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना, ठीक, हाउ टू चूज मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट गार्डन पी, वाई, तो उसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल सा है कि अगर हम मटर के प्लांट की बात करते हैं तो देखो मटर के प्लांट में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट होती है मटर की एक ग्रोइंग सीजन में, और अगर हम इसको पीरियड के अकॉर्डिंग दें तो 1 ईयर, यानी कि मटर की जो लाइफ साइकिल है वो एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अगर मान लो आज हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसका रिजल्ट हमको अगले सीजन में क्या होगा, मिल जाएगा। तो उसमें हमारा समय कितना खर्च हुआ, 1 ईयर। तो जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को जल्दी प्राप्त करने के लिए मेंडल ने मटर के प्लांट को चुना, पहली चीज। दूसरा, इजली ग्रो ऑन एनी सरफेस विथ एडॉप्टेबल कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि मटर के प्लांट को ग्रो कराने के लिए हमको जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हमारे पास हो। हम इसको पॉट में उगा सकते हैं, हम इसको लोग जो अपने घरों में किचन गार्डन बनाते हैं वहाँ पर इजीली उगा सकते हैं। हम बस ये ध्यान रखें कि मटर के लिए जो रिक्वायर एनवायरमेंटल एडाप्टेबल कंडीशन है वो उसको मिलनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स हैं, पानी है ना, ये सब चीज़ें इनको क्या है, मिलनी चाहिए। तो मटर का प्लांट कहीं पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। वीट है, राइस है, मेज़ है, अगर हम इसको उगाना चाहें तो ये तो घर में नहीं उग सकते, ना ही पॉट पे उग सकते हैं। इसके लिए हमको बड़ी बड़ी फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए? तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा पॉइंट, पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक, एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जो मटर के प्लांट हैं उनमें 100 परागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो उसमें हमको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना एयर की रिक्वायरमेंट, ना इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट, ना किसी प्रकार कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और दूसरी बात यह है कि मटर में हम इजीली आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। समझ गए? तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन तब होता है जब हम किसी डिजायरेबल कैरेक्टर को क्रॉस करते हैं, और मेंडल ने यही किया। उन्होंने 2 और 3 डिफरेंट कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करके न्यू कैरेक्टर को प्रोड्यूस किया। यही इनका मेन एक्सपेरिमेंट था, जो आज हम सभी क्या करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन में भी ये सारे के सारे चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और आज हम सब उस पर बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो कर रहे हैं। समझ गए? उसके बाद देखो लास्ट में जो चौथा मेन पॉइंट है वो आपका क्या है, मटर में 7 डिफरेंट कैरेक्टर, 7 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं मेंडल, जो और किसी प्लांट में नहीं होते। तो मेंडल ने इन 7 डिफरेंट कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करके इस चीज को चुना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो 7 कैरेक्टर थे उनमें आपके एक प्रकार के जो कैरेक्टर थे वो डोमिनेंस कैरेक्टर कहलाते हैं, यानी कि प्रभावी। और दूसरे प्रकार के जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव, यानी कि अप्रभावी। यानी कि जो मटर में कैरेक्टर हैं वो 7 टाइप के होते हैं और उनमें भी वेरिएशन होता है।
कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो डोमिनेंस होते हैं और कुछ कैरेक्टर रिसेसिव। अब डोमिनेंस और रिसेसिव इनके बारे में जब हम आगे का वीडियो आपको बना के देंगे क्रॉस का और लॉस का, तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। डोमिनेंस मतलब जो आगे रहें और रिसेसिव मतलब जो छिपे रहें, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट स्टेम लेंथ। अब स्टेम लेंथ में डोमिनेंस क्या हो जाएगा, टॉल, और रिसेसिव क्या हो जाएगा, डॉर्फ, लंबा और बौना। सेकंड फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर में क्या होता है, रेड और वाइट, ठीक है। थर्ड फ्लावर पोजीशन। प्लांट में फ्लावर की जो पोजीशन है उसमें एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल मतलब एपिकल पॉइंट पे फ्लावर हो, टर्मिनल का मतलब होता है साइड में, ठीक। नंबर 4 सीड कलर, येलो ग्रीन। नंबर 5 सीड शेप, ठीक, ये हो जाएगा राउंड और ये रिंकल यानी कि गोल और झुर्रीदार। नंबर 6 पॉड कलर, ग्रीन एंड येलो। एंड लास्ट में नंबर 7 पॉड शेप, स्वाइलन एंड कॉन्टैक्ट। तो ये करेक्टर है 7 टाइप के करेक्टर, और ये सारे करेक्टर जो हैं वो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, क्रॉसेस किए, उसमें इन सारे करेक्टर को यूज़ किया। जब इन्होंने किसी एक करेक्टर के बीच में क्रॉस कराया, सीरियल करेक्टर, टॉल का डॉर्फ से, रेड का वाइट से, तो इसको हम लोग क्या बोले, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस। और जब 2 करेक्टर के बीच कराया तो क्या बोले, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि द्वि संकर क्रॉस। आया समझ में? तो ये मीनिंग ये है कि जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी में सबसे पहला नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल का। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, और वो क्यों किए, उसके रीजंस हैं सारे, आगे बस समझ में। फिर इसी चैप्टर में आपका जो सेकंड टॉपिक है वेरिएशन, ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो वेरिएशन देखो, आप एक सिंपल वे में समझ लो कि वेरिएशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने पढ़ा था एवोल्यूशन, डार्विनिज्म और लैमार्किन, डार्विनवाद और लैमार्कवाद, तो उसमें वेरिएशन का इम्पोर्टेंस न्यू स्पीसीज को जर्मिनेट करने के लिए था। समझ गए? आप इसको एक सिंपल वे में ये समझ लो कि अगर मान लो वेरिएशन ना हो, तो वेरिएशन ना होने पे जानते हो क्या होगा, जितने भी ह्यूमन हैं वो सारे एक ही शेप एंड साइज के होंगे, सारे के कैरेक्टर सेम होंगे, कोई वेरिएशन नहीं। इसको आप सिंपल वे में समझ लो, एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, मदर फादर और 3 उसके सन और गर्ल, यानी कि अब 5 मेंबर को अगर आप एक लाइन में खड़ा कर दो तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि आपस में इनका रिलेशनशिप है, एक ही फैमिली के हैं, लेकिन उनमें डिफरेंशिएट कैरेक्टर भी होंगे, जिसमें उनका अलग एक इंडिविजुअल क्या होती है, पहचान होती है। तो वेरिएशन वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर डिसिमिलरिटीज़ है जो एक ही स्पीसीज में अलग अलग जंतुओं के बीच में, अलग अलग एनिमल्स के बीच में एक्सपोज होती है। आया समझ में? तो वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वेरिएशन का कॉजेस क्या है और वेरिएशन के एडवांटेज क्या क्या हैं, इन सब के बारे में आप लोग इस टॉपिक में आगे पढ़ोगे। ये वीडियो चूँकि मैंने आपको एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में इस चैप्टर को समझाने के लिए बताया है, तो मैंने आपको बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मैंने आज आपको बता दी है। समझ गए? क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आज का वीडियो आप एक बार समझ लो, और इसके आगे के जो वीडियो हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको आगे देता रहूँगा। ठीक? ओके, थैंक यू।